कोई मुझसे पूछे कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख क्या है, तो मैं यही कहूंगी कि जब मेरे पापा का देहांत हुआ तो लोगों ने अपनी नजरें माथे पर रख ली थीं। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी और पापा के देहांत के वक्त मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। मैं बहुत सीधी सादी सी थी। अगर मैं कहूं कि मैं तो बिल्कुल गाय थी तो यह भी गलत नहीं होगा। मेरे माँ बाप ने मेरी परवरिश बहुत अच्छे और दोस्ताना माहौल में की थी। जब मेरे घर का इतना अच्छा माहौल था तो मुझे ज्यादा दोस्तियां करने का भी शौक नहीं था। मेरी 2 ही सहेलियां थीं। मैं उनके घर भी आया जाया करती थी और वह अक्सर मेरे घर आकर खेला करती थीं। मैंने महसूस किया था कि मेरी सहेलियों के रिश्तेदार तो उनके घर आते जाते थे, मगर मुझे पता नहीं था कि मेरे रिश्तेदार कौन हैं। मेरे ननिहाल ददिहाल वाले कहाँ हैं? एक दिन मैंने पापा से पूछा तो वह कहने लगे, अभी बहुत धुंध है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। जब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो धुंध हट जाएगी, तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। मैं यह बात सुनकर दंग रह गई थी। आज तो बहुत धूप निकली थी, फिर न जाने ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। मैंने पापा का हाथ पकड़ लिया और बोली, पापा, आज तो सूरज निकला हुआ है, आप क्यों कह रहे हैं कि धुंध है? मेरी बात सुनकर पापा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगे, मेरी नजर कमजोर हो गई है, शायद मुझे सब कुछ धुंधला ही नजर आता है। पापा की बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। मुझे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। पापा को थोड़ी शर्म आनी चाहिए थी ना। उन्होंने अपनी बेटी के सामने अपनी मौत का जिक्र क्यों किया था भला? मैं बहुत खफा हो गई थी तो पापा ने मेरे माथे को चूमा और कहने लगे, तुम भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो, चुप करो, कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं रोती चली गई तो पापा मुझे अपने साथ पार्क ले गए थे। पार्क जाकर मेरा दिल उस वक्त तो बहल गया था, मगर पापा के कहे हुए शब्द जैसे मेरे दिमाग में गूंजने लगे थे। अब मैं हर वक्त अपने पापा की लंबी उम्र के लिए दुआएं किया करती थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली अनवी से इस बारे में बात की तो उसने मुझे और डरा दिया था। वह कहने लगी, मरने वाले को पहले से ही अपनी मौत के बारे में पता हो जाता है, इसलिए वो ऐसी बातें करने लग जाते हैं। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पापा ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेंगे। मैं तो फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मैं बहुत छोटी सी थी और सिर्फ 4th क्लास में पढ़ती थी। पापा को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि वह बात उन्होंने जज्बाती होकर मुझसे कह दी थी। उसने मुझे किस कदर डरा दिया था। खैर, मम्मी ने मेरे पापा की हिफाजत की और वह जीते चले गए। मगर जब मैं 14 बरस की हो गई तो एक दिन पापा की हरकतें बंद होने की वजह से इस दुनिया से चले गए थे। इस दुनिया में पापा के अलावा मेरा और मम्मी का था ही कौन। हम दोनों टूट कर रह गई थीं। मोहल्ले वाले और बहुत से अजनबी चेहरे पापा के शव के पास आकर बैठ गए थे और फूट फूट कर रोने लगे थे। मैंने मम्मी से एक बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करके कहा कि ये कौन है? तो मम्मी ने बताया, ये तुम्हारी दादी हैं। 2 जवान उम्र की औरतें थीं। उनके बारे में मम्मी ने बताया कि वह दोनों मेरी बुआ है। तब मुझे पता चला कि हमारे मोहल्ले के पीछे जो मोहल्ला था वहीं पर रहती थी। मगर पापा की जिंदगी में उन्होंने कभी हमसे मिलना गवारा नहीं किया था। शव उठी तो वह तीनों एक दूसरे के गले लग लग कर रोती रही थी, जबकि मैं और मम्मी एक दूसरे को सहारा दे रही थीं। शव के साथ वह भी चली गई थी। तब पापा के जुमले मेरे कानों में गूंजने लगे थे। उन्होंने ठीक ही कहा था कि अभी बहुत धुंध है। पापा की मृत्यु के बाद ही मुझे रिश्तेदार नजर आए थे। ऐसे वक्त में मोहल्ले वालों ने हमारा बहुत साथ दिया था। 16वीं हुई तो वह तीनों फिर हमारे घर आ गई थी। मेरी दादी फूट फूट कर रोती जा रही थी और साथ साथ कहती जाती, मनोज, अच्छा होता जो तुम अपनी बेटी की शादी अपनी जिंदगी में ही कर जाते, ये तुम्हें बदनाम करेगी। मैं यह बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती थी तो मम्मी ने ही मुझे दिलासा देती हुई मेरे सर पर हाथ रख देती और कहती, ऐसे लोगों की बातों को सर पर सवार नहीं करते। मेरी दोनों बुआ मुझे देखकर नाक मुंह चिढ़ाती रहती थी। मुझे उनसे बहुत डर लगने लगा था। मैं चाहती थी कि वह बस जल्दी से हमारे घर से चली जाए, मगर वह बार बार हमारे घर आती थी। वह अक्सर कहती कि यह लड़की संजना तो शक्ल से ही खतरनाक सी लगती है, ऐसा लगता है कि हमारे बेटे का नाम खराब करके ही रहेगी। एक दिन मेरी दादी मम्मी से कहने लगी, कुसुम, इस लड़की की शादी जिस कदर जल्दी मुमकिन हो कर दो। मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे का नाम खराब करे। मम्मी बहुत दिनों तक यह सब बर्दाश्त कर रही थी। अब उनकी भी बस हो गई थी।
वह कहने लगी, मेरे पति मनोज ने अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छी की है। आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे पति की जिंदगी में हमारे घर नहीं आई तो अब क्यों आ जाती हैं? अब भी दखल मत करें। मम्मी की बात सुनकर तो उन तीनों ने मम्मी पर हमला ही कर दिया था। उन्होंने बहुत सी बातें सुनाई थी। मम्मी रोने लगी। फिर वह तीनों उठकर चली गई तो मैं बोली, मम्मी, मेरी दादी ने मुझ में ऐसी कौन सी कमी देख ली है जो वह कहती हैं कि मैं अपने बाप का नाम खराब कर दूंगी। मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोली, तुम लोगों की बातों को जहन पर सवार मत करो। ये औरतें तो तुम्हारे बाप की नहीं बन सकी, हमारी क्या बनेंगी? मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये हमारे घर नहीं आएंगी। मम्मी की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली सी हो गई थी और मम्मी की बात सच साबित हुई। उस दिन के बाद न तो कभी दादी हमारे घर आई थी और न ही बुआ, मगर अब कुछ अजीब सा होने लगा था। हमारे घर मोहल्ले की औरतों ने भी आना छोड़ दिया था। मेरी सहेलियां भी हमारे घर नहीं आती थीं। एक दिन मम्मी से इस बारे बात की तो वह कहने लगी कि तुम खुद चली जाओ, जाकर मिलाओ अवनी से। मम्मी अभी शोक में थी, इसलिए घर से नहीं निकली थी। अवनी का घर हमारे घर से करीबी था तो मैं अकेली ही चली गई थी। मैंने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला था। मैं बोली, आंटी, अवनी कहाँ है? वह इतने दिनों से हमारे घर नहीं आई। आंटी दरवाजे के सामने ही झमकर खड़ी थी। वह बोली, अवनी अब तुम्हारे पास नहीं आया करेगी, तुम दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है। मैं हैरान हुई और बोली, आंटी, ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा भी क्या हो गया है? आंटी ने माथे पर बल डाल लिया और बोली, हम शरीफ लोग हैं, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी तुम्हारे साथ उठ बैठेगी तो वह भी बदनाम हो जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, आंटी, भगवान न करे कि मैं बदनाम हो जाऊं। आप कैसी बातें कर रही हैं? आंटी कहने लगी, मैं तो साफ साफ कह रही हूं, क्योंकि मुझे लगी लिपटी करने की आदत नहीं है। तुम्हारी दादी और बुआ जगह जगह कहती फिर रही है कि तुम कोई न कोई गुल जरूर खिलाओगी। इस वजह से हमने अपनी बेटी को ही तुमसे दूर कर लिया है। मैं और कुछ भी नहीं कह सकी थी, इसलिए रोती हुई अपने घर आ गई। मम्मी ने मुझे देखा तो कहने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने मम्मी को सारा वाकया बताया तो उनको बहुत गुस्सा आया था। वह कहने लगी, भगवान बचाए ऐसी औरतों से जो मेरी मासूम बेटी के पीछे हाथ ढोकर लग गई है। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। पापा के देहांत के बाद मोहल्ले वालों ने माथे पर आंखें रख ली थीं। हम दोनों माँ बेटी तन्हा रह गई थीं और मुझे तो उस जुर्म की सजा मिल रही थी जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मुझे तो इन बातों की इतनी समझबूझ भी नहीं थी। खैर, मम्मी अब हर वक्त परेशान रहने लगी थीं। हम दोनों माँ बेटी घर में ही कैद होकर रह गई थी। स्कूल जाती तो भी बहुत सी बातें सुनने को मिलती थीं। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। अब माहौल इस कदर हो गया था कि घुटन ज्यादा होने लगा था कि यहाँ पर और रहना नामुमकिन लगने लगा था। मम्मी ने मेरी आंखों की उदासी देखी तो वह घर से बाहर जाने लगी थी। मैं उनसे पूछती कि आप कहाँ गई थीं तो वह कहती कि काम से गई थी। तकरीबन 1 हफ्ते बाद मम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी, अपना सामान पैक कर लो, हम घर और यह मोहल्ला छोड़कर जा रहे हैं। मैं बोली, हम कहाँ जाएंगे? मम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोली, भगवान की जमीन बहुत बड़ी है, हमें कहीं ना कहीं तो पनाह मिल ही जाएगी। फिर हम दोनों ही घर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। पापा ने यह घर खरीदा था। यह घर छोटा सा था, 2 कमरे, 1 किचन और फिर बाथरूम, छोटा सा आंगन। मैं एक दिन मम्मी से बोली कि हम इस घर में क्यों शिफ्ट हुए तो मम्मी कहने लगी, मुझे लोगों की बातों से बहुत डर लगने लगा था। तुम बेकसूर हो मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे बारे में कुछ गलत नहीं सुन सकती, इसीलिए हम यहाँ आ गए। मैं चुप ही रही थी। मम्मी को इस बात का पता कहाँ था कि जो बातें मैं पिछले 1.5 बरस से सुन रही थी उन्होंने मुझ पर किस कदर बुरा असर डाला था। मुझे खुद यही लगने लगा था कि मुझसे ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे मेरे माँ बाप का नाम खराब हो जाएगा। मैं अपने बाप की इज्जत खराब जरूर करूंगी। शायद मेरे माथे पे यही सब लिखा है। यह बातें तो जैसे मेरी रूह में रचकर बस गई थीं। मैं इनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश किया करती थी, मगर जब आईना देखती तो लोगों के बुरे से जुमले मेरे दिमाग में आ जाया करते थे। एक दिन मम्मी सब्जी लेने घर से बाहर गई हुई थी, जबकि मैं अपने घर में बैठी कहानी पढ़ रही थी। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई।
मैंने यह सोचकर दरवाजा खोल दिया कि शायद मम्मी आई होंगी, मगर सामने तो एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। हम इस नए इलाके में आए थे। यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स को जानते थे और वह हमारा मालिक मकान था। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, गुड़िया, तुम्हारी माँ कहाँ है? उन्हें दरवाजे पर भेजो। मैं बोली, वह तो घर में नहीं है, बाजार गई हैं, आप अंदर आ जाए। मकान मालिक ने नहीं में सर हिला दिया और बोला, नहीं, जब तुम्हारी माँ आ जाएंगी तो मैं फिर से चक्कर लगा लूंगा। मैं बोली, आपको दोबारा जहमत करनी पड़ेगी, मम्मी बस आने वाली होंगी, तब तक मैं आपके लिए चाय पानी के इंतजाम कर दूंगी। मकान मालिक कहने लगा, जीती रहो। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और वापस चला गया। मुझे उसका यह अंदाज बहुत अच्छा लगा था। पापा के देहांत के बाद यह पहला शख्स था जिसने इतनी इज्जत से बात की थी। मम्मी जब आई तो मैंने उनको सारी बात बता दी थी। मम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, हाँ, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं। जब बेटियां घर में अकेली होती हैं तो वह घर में नहीं आते। तुम भी एहतियात किया करो, यूं ही किसी को भी घर में आने की इजाजत मत दिया करो। मैंने सर हिला दिया और बोली, ये कैसे आए थे हमारे घर? मम्मी ने सर हिला दिया और कहने लगी कि हमें इस घर में आए हुए 1 महीना हो गया है, वह किराया लेने आया होगा। मैं बोली, मम्मी, आप हर माह का किराया कहाँ से दिया करेंगी? हमारा गुजर बसर कैसे होगा? मम्मी कहने लगी, तुम अपने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। मैंने वो घर बेच दिया है जिसमें हम रहा करती थी। वह पैसे मैंने बैंक में जमा करवा दिए हैं। हमारे पास अच्छा खासा रकम है, यहाँ तक कि मैं तुम्हारी शादी भी सर उठाकर कर सकूंगी। मैं मम्मी की बात सुनकर शर्मा गई थी। अब मुझे अपनी शादी के ख्याल आने लगे थे। वह दिन कैसा होगा जब मैं दुल्हन बनूंगी? न जाने मेरा दूल्हा कैसा होगा। पढ़ाई तो मेरी अधूरी रह गई थी। हालात ऐसे बन गए थे कि आगे पढ़ाई नहीं हो पाया। अब मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। इस नए इलाके में हमारा किसी के भी घर आना जाना नहीं था। मैं घर में पड़ी सारा दिन बोर हो जाती थी। एक दिन हमारे घर पर दस्तक हुई तो मैंने ही दरवाजा खोला था। मकान मालिक हमारे घर आया था। वह कहने लगा कि मैं घर की खिड़कियों की मरम्मत करवाना चाहता हूँ, यह खराब हो गई है। मम्मी ने इजाजत दे दी थी। अब उस काम की वजह से मकान मालिक को भी मजदूर के साथ हमारे घर आना पड़ा था। एक दिन मम्मी कहने लगी, भाई साहब, आप न आया करें, मजदूर अपना काम करके चले जाया करेंगे, इस तरह तो आपको परेशानी होती होगी। मकान मालिक कहने लगा, बहन, ऐसा अच्छा नहीं लगता। आपके घर में अकेली 2 औरतें ही होती हैं। आप मेरे घर में रह रही हैं। मेरी जिम्मेदारी है, आजकल के लोगों पर मुझे रत्ती बराबर भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मुझे साथ आना ही पड़ेगा। मुझे मकान मालिक की सोच बहुत अच्छी लगी थी। मम्मी भी कहने लगी, यह आदमी तो बहुत ही भला लगता है। एक दिन मजदूर के जाने के बाद मम्मी ने उन्हें चाय पर रोक लिया था। मैं चाय लेकर गई तो मकान मालिक कहने लगा, कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैंने नहीं में सर हिला दिया और सोफे पर बैठ गई। मैंने उन्हें अपनी दर्द भरी कहानी सुना दी थी। मैं बोली, पापा के देहांत के बाद हमारे रिश्तेदारों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई भी अधूरी रह गई और हमें अपना इलाका भी छोड़ना पड़ा। मकान मालिक कहने लगा, हाँ, ऐसा ही होता है। कभी कभार हमें अपने इतने दुख देते हैं कि इंसान ने कभी इस चीज की कल्पना भी नहीं की होती। मकान मालिक कहने लगा, मेरा नाम गौतम है। मैं भी अपने लोगों की बातों का ही डसा हुआ हूँ। मैंने अपनी पसंद की शादी की थी। मकान मालिक बातें बताने लगा। तभी मम्मी भी हमारे पास आकर बैठ गई थी। वह कहने लगा, मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, उसकी खातिर जान भी देने को तैयार था, मगर फिर हमारे रिश्तेदारों से हमारी जोड़ी बर्दाश्त न हुई और हम दोनों के दरमियान फूट डाल दी, जिसका नतीजा बहुत भयानक निकला था। मैं आज भी वह सब सोचता हूँ तो दिल दहल जाता है। मैं इस उम्र को तो पहुंच गया हूँ, मगर आज तक मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। फिर वह कहने लगा, संजना, तुम जिस किसी से भी शादी करना, उसके साथ वफादार रहना। हालात जैसे भी हो, तुम हमेशा अपने पति का साथ निभाना। फिर मकान मालिक ने हमें अपना मोबाइल नंबर दिया और मम्मी से कहने लगा कि आप मेरी बहन की तरह हो। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन मैसेज कर दीजिएगा। मैं हर मुमकिन तौर पर आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मम्मी ने मकान मालिक को बहुत सी दुआएं दी थीं।
मैं मकान मालिक के बारे में सोचने लगी थी कि न जाने गौतम की शख्सियत में ऐसा क्या था कि मैं चाहकर भी उसे अपने दिमाग से झटक नहीं पाई थी। उसकी बातें दिल पर मरहम रखती हुई महसूस होती थीं। रात हुई तो बारिश बरसने लगी थी। मम्मी तो सारे दिन की थकी हुई जल्दी सो गई थी, जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे पापा की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। जब बारिश होती थी तो हम दोनों बाप बेटी मिलकर बहुत इंजॉय किया करते थे। मम्मी हमारे लिए पकौड़े बनाती थीं और हम तीनों मिलकर खाते और बहुत सी बातें किया करते थे। पापा की याद के साथ साथ मुझे क्या कुछ याद नहीं आ गया था। मेरा मोहल्ला, जहां मेरा बचपन गुजरा था, मेरी सहेलियां जिनके साथ मुझे मोहब्बत थी। पापा त्योहार पर मुझे खास तौर पर पैसे देते और कहते कि अपनी दोस्तों के लिए गिफ्ट ले लो। हम एक दूसरे को गिफ्ट दिया करती थी। मेरे दोस्तों के माँ बाप मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, मुझे अपनी बेटी कहा करते थे। मगर फिर अचानक ही सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी दादी और बुआ ने मिलकर हमारी जड़ें ही काट दी थीं। मैं यही सब सोचकर रोने लगी थी। तब मुझे गौतम का ख्याल आया था। वह मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा था। वह तो मेरी मम्मी से भी बड़ा था। मगर जब दिल लग जाता है तो उम्र का फर्क मिट जाता है। बात उस समय की है जब मैं जिला जामताड़ा में इंटरमीडिएट में था। मैं जब डेली शाम को अपने कोचिंग को जाता तो रोज आते जाते मुझे एक बूढ़ी भिखारन महिला मिलती जो रेलवे स्टेशन पर भीख मांगती, जिसे मैं डेली देखता था। हालांकि महिला बुजुर्ग थी और कपड़े फटे पुराने होते थे, मगर देखने में ऐसा लगता था जैसे जब ये जवान रही होंगी तो बेहद खूबसूरत रही होंगी। नहीं तो इसका भी बुढ़ा वही हाल करेगा जो उसने अपनी 4 बीवियों का किया था। मम्मी तो यह बात सुनकर ही दंग रह गई थी। वह कहने लगी,
4 बीवियां, मम्मी की दोस्त कहने लगी। इस बुढ़े की पहले 4 बीवियां मर चुकी हैं, मगर हर बीवी के मरने के बाद यह पहले से ज्यादा हसीन और जवान हो जाता है। अब इसकी उम्र 60 बरस है, लेकिन कहीं से भी 60 का नहीं लगता। मैंने यह बात सुन ली थी। मैं बोली, जो कुछ हो जाए, मैं शादी करूंगी तो गौतम से ही करूंगी। मम्मी बहुत रोई थी। उन्होंने मेरे आगे हाथ भी जोड़े थे। मुझसे बार बार कहा कि मैं तुम्हारे लिए शहजादा जैसा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी, तुम बस गौतम को अपने दिल से निकाल दो। कोई और हालात होती तो शायद मैं उनकी बात मान भी लेती, मगर मैंने 1.5 साल अपने बारे में जो कुछ सुना था, उसके बाद मुझे यही लगने लगा था कि मेरे तो माथे पर ही लिखा है कि मैं बेहया हूं और अपने बाप का नाम जरूर खराब करूंगी। मैंने मम्मी की कोई भी बात नहीं मानी थी और फिर मैंने भागकर शादी कर ली। मैं दुल्हन बनी, बहुत खुश थी। ऐसा लग रहा था जैसे मुझे दुनिया जहान की खुशी मिल गई हो। थोड़ी ही देर बाद गौतम कमरे में आया और बोला, तुझे मालूम है मैं जवान क्यों नजर आता हूँ? क्योंकि मेरी 4 बीवियां मेरा बहुत ख्याल रखती थीं, तो अब तू भी उनसे कुछ सीख ले। यह कहते ही उसने बिस्तर की चादर खींची तो नीचे नजर पड़ते ही मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहां बुढ़े का। मैं हक्का बक्का बैठी गौतम को देखने लगी थी। मैं बोली, यह सब क्या है? गौतम मुस्कुराकर बोला, यह फिटकरी है। यह बहुत काम की चीज है। मेरे पास हमेशा जवान रहने का एक बहुत बड़ा टोटका मौजूद है। अगर इस फिटकरी को जवान लड़की अपने हाथों में पीसकर उसमें शहद और कुछ दूसरी चीजें मिलाकर हर रात अपने पति के जिस्म की मालिश करेगी तो उम्र भर वह जवान रहेगा। मेरी 4 बीवियां यह लेप लगाकर मालिश किया करती थीं। और देखो, मैं आज भी जवान हूं। तुम भी मेरे लिए सब करोगी। गौतम ने मुझे फिटकरी लाकर दे दी थी और बोला, तुम अपना काम शुरू कर दो। मैं उसके रवैये को देखकर दंग रह गई थी। मैं बोली, गौतम, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं नई नवेली दुल्हन हूं आपकी, मेरी भी कुछ अरमान हैं। गौतम ने सर झटक दी और बोला, अरमान पूरे करने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि यह वही गौतम था जो मैसेज पर इस कदर खूबसूरत बातें किया करता था। और यूं मेरी सारी रात मशक्कत में गुजरी थी। मैं कहाँ इतने काम की आदी थी। फिटकरी पीस पीस कर मेरे हाथों में छाले बन चुके थे। सुबह हुई तो गौतम मुस्कुराकर बोला, तुम तैयार हो जाओ, आज तुम्हें बहुत से लोग देखने आएंगे। मैंने गौतम की बात मान ली थी। हालांकि मैं इस कदर थकी हुई थी कि जी चाहता था कि चादर तानकर सो जाऊं। खैर, हमारे घर बहुत से लोग आए थे जो गौतम से यही बात बार बार पूछ रहे थे कि हकीम साहब, आपकी बीवी की उम्र कितनी है? गौतम सबको खुशी खुशी बता रहा था कि अभी अभी 16 साल की हुई है। फिर गौतम हर आने वाले मेहमान को दूसरे कमरे में ले जाता था। गौतम बहुत अमीर आदमी था, मगर फिर भी वह फिटकरी मुझे ही पीसने को कहता था। लेकिन शादी की रात गौतम ने मुझसे कहा था कि तुम फिटकरी से मेरे जिस्म की मालिश किया करोगी, मगर उसने मुझे एक बार भी मालिश का नहीं कहा था। अब हर रोज गौतम ढेरों ढेर फिटकरी ले आता था और मुझे पीसने को बोलता। पहले पहल तो मैं उसकी मोहब्बत में यह सब किया करती थी, मगर अब मैं थकने लगी थी। इसलिए मैंने गौतम से खूब झगड़ा किया कि मैं यह सब नहीं कर सकती। गौतम कहने लगा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। मैं डर गई थी, इसलिए चुपचाप उसका कहा मानती रही थी। यह सोचने पर मजबूर हो चुकी थी कि आखिर गौतम इतनी ढेर सारी फिटकरी का करता क्या है। मैंने सोच लिया था कि यह राज मालूम करके ही रहूंगी। एक दिन हमारे घर एक आदमी आया तो गौतम उसे दूसरे कमरे में ले गया। मैं दरवाजे की ओर से उन दोनों की बातें सुनने लगी थी। गौतम बोला, यह फिटकरी मैंने अपनी 16 साला बीवी से पीसवाई है। तुम इसको इस्तेमाल करने से बहुत जल्द जवान हो जाओगे। वह आदमी बहुत खुश हुआ और ढेरों ढेर पैसे गौतम को दे दिए थे। मुझे गौतम पर शक हो गया था, इसीलिए मैंने छानबीन कराई तो पता चला कि गौतम 1 नंबर का फ्रॉड था। अपने इलाके में हकीम साहब के नाम से मशहूर था। वह जानबूझकर कम उम्र लड़कियों को अपने काम में फंसाकर उनसे शादी कर लेता और फिर लोगों से कहता कि मेरी कम उम्र बीवी फिटकरी पीसती है, जिसको लगाने से कोई भी जवान हो सकता है, जबकि वह खुद जवान नजर आने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाया करता था। उसकी पिछली 4 बीवियां भी उसकी मशक्कत से तंग आकर भाग गई थीं और उसने मशहूर कर दिया था कि वह मर गई है। यूं वह लोगों को धोखा देकर दोनों हाथों से उनको लूट रहा था। मैं ये सब जानकर बहुत शर्मिंदा हो गई थी।
मैंने मम्मी से बात किया तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वापस आना चाहती हो तो आ जाओ, मैं तुम्हें कबूल कर लूंगी। आज मैं मम्मी के घर वापस आ गई हूँ। वह मुझसे गले मिलकर बहुत रोई थी। मैं भी बहुत रोई थी। अब मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर मेरी दादी ने मेरे बारे में इतनी गलत बातें मशहूर न की होती तो मैं कभी भी घर से भागने का सोच नहीं सकती थी। यह सच है कि समाज के लोगों की सोच और राय इंसानी जिंदगी पर बहुत ज्यादा असर रखती है। इसीलिए किसी के बारे में कुछ भी कहने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। यह भी तो हो सकता है कि आपकी बातों की वजह से किसी की जिंदगी खराब हो जाए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।